नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 19 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज़ एवं एडिटोरियल्स को जो राष्ट्रीय संस्करण में आए हैं। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक देश एक चुनाव संबंधी जो मोदी कैबिनेट के की जो मंजूरी मिली है, साथ ही पीएम आशा संबंधी जो योजना थी उसको जारी रखने का यहाँ पे मंशा व्यक्त किया गया है। इसके अलावा पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी गई है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स है जिसमें जल प्रबंधन या जल निकासी को लेकर एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल आया है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के विश्व गुरु बनने के मायने और भारत की आर्थिक जो दशा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज आए हैं, जैसे सिंधु जल संधि जो पाकिस्तान के साथ, उसकी समीक्षा को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत जो है अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाएगा 2028 तक, इसके बारे में एक न्यूज आया है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक कर देखेंगे। इसमें हम जो सबसे पहला हम देखते हैं एक देश एक चुनाव संबंधी जो मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है उस पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में जो है विधेयक आएगा इस संबंध में और संविधान में संशोधन होगा और अगले कुछ महीने के दौरान देश भर में लागू करने के उपाय पर चर्चा होगी। सत्ताधारी दल सहित 32 पार्टियां और इसके पक्ष में हैं, जबकि 15 दल विपक्ष में हैं। एक देश में एक चुनाव संबंधी जो चीज़ें होंगी तो उसके क्या लाभ होंगे, तो देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा, विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी, अभी चुनाव के चलते नए कामकाज रुक जाते हैं, देश पर बार बार चुनाव के कारण वित्तीय बोझ पड़ता है, बोल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच कटुता की स्थिति नहीं बनेगी। अभी केंद्र में सत्ताधारी दल को राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान वहाँ के सत्ताधारी दल के कार्यों का खुला विरोध करना होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। और ये समिति आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अमित शाह का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के जरिए आर्थिक विकास को गति देने की लौह इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो अब देखिए, अब जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये विधेयक को लाया जाएगा और संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। कई सारे जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया है। ठीक है, अभी तक जो है 1951 से 67 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद विधानसभाओं के बीच में भंग होने से इसमें बदलाव आया और मौजूदा समय में स्थिति यह हो गई है कि हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। इसका असर देश के विकास पर पड़ता है। इसे लेकर 2015 में संसदीय समिति ने भी अपनी सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 2015 में संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले कई वर्षों से लगातार जो है अलग अलग मंचों पे इस संबंध में बात उठाते रहे हैं। संसद में जल्द ही इसको लेकर विधेयक पेश किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे आगे क्या है कि विपक्षी पार्टियां अब शायद अंदरूनी दबाव महसूस करेगी, क्योंकि ये महसूस करेगी क्योंकि समिति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 80% लोगों, खासकर युवाओं ने इसका काफी समर्थन किया है। ठीक है, फिलहाल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का जो चुनाव होता है वो लोकसभा चुनाव से 6 महीना पहला हो जाता है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में ये 5-7 महीना के बाद होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमेशा चुनाव होता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो इस संबंध में भी ये जो है वन देश वन इलेक्शन को लाना जरूरी है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। अगला देखते हैं जो मोदी कैबिनेट की जो फैसले अहम फैसले अन्य हुए हैं वो है केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हितों में 2 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखा जाएगा। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूरी दिया गया है। तो रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूरी दे दिया गया है और पीएम संरक्षण अभियान जो है, पीएम आशा अभियान जो है, योजना जो है इसको जारी रखा जाएगा। इसका हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, आगे है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दिया गया है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दिया गया है और इस योजना पर जो है 79,156 करोड़ रुपये खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 56,000 करोड़ रुपये होगा और राज्यों की हिस्सेदारी 22,000। टोटल 79,000 करोड़ रुपये जो है वो खर्च आएंगे पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया पहले भी और आगे भी अब पूछा जाएगा। ठीक है, तो पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इसको भी मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कि एक देश एक चुनाव जो होगा वो लोकतंत्र व संविधान के खिलाफ है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, झमुमो सहित जो विपक्षी खेमे के तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, इस तरह से एक देश एक चुनाव की खिलाफत कर रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह अव्यवहारिक है, यह संविधान तथा संघवाद के खिलाफ है और भाजपा राज्य में चुनाव नजदीकी आने पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। उसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं टी.एस. सिंहदेव ने इस प्रस्ताव के पीछे भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया है। राज्यसभा में जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव भाजपा सरकार एक साथ नहीं करा सकती और पूरे राष्ट्र का चुनाव कराने का दम भर रही है। तो ऐसी बातें यहाँ पे विपक्षी नेताओं द्वारा कही गई है। और भी कहा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश है ये। तो कई कई स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि ये संविधान और संघवाद के खिलाफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने चर्चा किया है कि साथ साथ चुनाव होते रहे हैं, बाद में ये क्रम बिगड़ गया था। ठीक है, अब देखते हैं अखिलेश जो है सवाल उठा रहे हैं, मायावती ने समर्थन दिया है इस पर। तो कई सारे मत अभी निकल कर आएंगे। मायावती लिख रही हैं एक्स पर कि एक देश एक चुनाव पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और जो झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है और यूपी को चुनाव भी घोषित करा देते। जनता पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जबकि सुना तो ये है कि वहाँ एक व्यक्ति एक राय चलती है। तो ये सब ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा जो एक पॉइंट इसमें निकल कर आया था, जो विपक्ष के नेताओं द्वारा कहा गया, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ये संविधान और संघवाद के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना है। तो ये उचित तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार के लिए बाकी जो है बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, सरकार के लिए मुश्किल होंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन। इसको हम देख लेते हैं क्या कठिनाइयां आने वाली है। तो लोकसभा राज्यसभा में सरकार के पास नहीं है जरूरी संख्या बल, और कुछ संशोधनों को राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन भी जरूरी होगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए संविधान में जो संशोधन करने की जरूरत होगी, वर्तमान हालात में उन्हें पारित कराना भाजपा नेतृत्व के लिए मुश्किल होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, उनकी सिफारिशों पर अमल करने के लिए सरकार को संविधान में 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, 18 संशोधन की रिक्वायरमेंट होगी। राजद को 543 सदस्य लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन हासिल है। संविधान संशोधन पारित कराने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ ही सदन में मौजूद एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य उपस्थित रहते तो उसे 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। INDA के लोकसभा में 234 सदस्य हैं, राज्यसभा में राजद के 113 सदस्य हैं और 6 नामित सदस्य को इसमें जोड़ सकते हैं, जबकि INDA के उस सदन में 85 सदस्य है। मतदान वाले दिन अगर सदन के सभी सदस्य उपस्थित रहे तो 2/3 164 होंगे। कुछ संवैधानिक संशोधन को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की भी जरूरत होगी। ठीक है, ये संख्या बल की बात कही जा रही है। तो 543 का जो संख्या बल है, यदि टोटल 543 वहाँ पे रहते हैं उपस्थित, तो उसमें लगभग यदि देखें तो 543 का 2/3 करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये 325 सीट 325 समर्थन में होना जरूरी है, जबकि राज्य के पास यदि देखें तो 293 जो है लोकसभा में उसके समर्थन मतलब सदस्य हैं और राज्यसभा में 119 हैं। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे होती है। और जब सरकार ये लेकर आई है तो कोशिश करेगी कि इसे पारित करा लिया जाए। अब कई लोग जो है ये ऐसा मान रहे हैं कि PSC में इसे भेजा जा सकता है, जैसे अन्य जो विधेयक आए थे पूर्व में। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। एक साथ एक चुनाव से जो GDP है उसमें लगभग 1.5% की वृद्धि का अनुमान है। एक साथ जो चुनाव होगा उससे GDP में लगभग 1.5% का वृद्धि होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो देश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव से पैसे की बड़ी बचत होगी और स्पष्ट है कि पैसे की बड़ी बचत होगी, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का आकलन है कि इससे GDP में लगभग 1.5% तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं इसके लागू होने पर सरकारें सही मायने में कम से कम 4.5 वर्ष विकास कार्य कर पाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये सही मायने में लागू हो जाता है तो सरकार जो है उनको 4.5 वर्ष काम करने का पूरा मौका मिल पाएगा। अभी लगातार अलग अलग होने वाले चुनाव के कारण और आचार संहिता के कारण सरकारों के हाथ 12 से 15 महीना बंधा रहता है, यानी 5 वर्ष के लिए चुनी गई सरकार सही मायने में 4 वर्ष से कम ही काम कर पाती है। चुनाव के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के विशेषज्ञ प्राची मिश्रा और उच्च स्तरीय समिति के सदस्य इनके सिंह ने रामनाथ कोविंद समिति के समक्ष एक शोध प्रस्तुत किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल शीर्षक से। इस शोध पत्र में बार बार होने वाले चुनाव की तुलना में समकालिक यानी एक साथ चुनाव होने की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, अधिक निवेश और व्यय का उल्लेख किया गया। तो इसमें ये जो लेख था, शीर्षक था हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल। इसमें कहा गया है कि यदि हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो इससे क्या है, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में और निवेश को बढ़ाने और व्यय संबंधी उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इस अध्ययन में समकालिक चुनाव चक्र के 1 या 2 वर्ष पहले और बाद की अवधि की तुलना की गई है। माना गया है कि बार बार चुनावों का समाज पर अनेक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इसके कारण आने वाली अनिश्चितता से सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
जो बार बार चुनाव होते हैं, इसके कारण क्या है कि एक अनिश्चितता बनी रहती है और सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है, परियोजनाएं पूरा होने में देरी होती है और विकास कार्य प्रभावित होता है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 1952 से 2023 तक प्रतिवर्ष औसतन 6 चुनाव हुए हैं। 1952 से 2023 तक औसतन प्रतिवर्ष 6 चुनाव हुए हैं और यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा विधानसभा के बार बार होने वाले चुनावों का है। यदि स्थानीय चुनाव को शामिल कर लिए जाएंगे तो ये आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो शोध पत्र में साथ साथ और अलग अलग होने वाले चुनावों के पहले और बाद में वास्तविक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में बदलाव की तुलना की है। दावा किया है कि साथ साथ चुनाव के बाद वास्तविक जीडीपी वृद्धि अधिक होती है। साथ साथ चुनाव होगा तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि अधिक होगी। अलग अलग चुनावों की तुलना में समकालिक चुनाव के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि दर में लगभग 1.5% का अंतर देखा गया है। यह राशि कितनी बड़ी है, इसका आकलन ऐसे कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 1.5% अर्थात 4.5 लाख करोड़ होता है। यदि 2024 में देखें 1.5% जीडीपी का, तो कितना हो जाएगा, 4.5 लाख करोड़ रुपया। यह स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर होने वाले खर्च का 1/3 के बराबर है। बहुत ही शानदार है, यहाँ पे ये फैक्ट दिया हुआ है कि 1.5% जो है जीडीपी का इतना बचत होगा। और ये जो बचत है यदि हम देखें तो सार्वजनिक खर्च का आधा है, जो स्वास्थ्य पर जो हम खर्च करते हैं उसका ये आधा है, और शिक्षा पे खर्च का 1/3 है। ठीक है, विशेषज्ञों ने इस बिंदु को समझने के लिए तमिलनाडु का एक उदाहरण भी दिया है। इसमें बताया गया कि वहाँ 1996 में 7 चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1% की गिरावट आई, जबकि 2001 में अलग अलग चुनाव हुए तो 30% की गिरावट आई। देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि 1996 में तमिलनाडु में एक साथ चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1% की गिरावट आई थी, जबकि अलग अलग चुनाव हुए 2001 में तो 30% की गिरावट आई। साथ साथ चुनाव कराने के दौरान मुद्रास्फीति में लगभग 1% की बड़ी गिरावट का अनुमान है। तो यदि साथ साथ चुनाव कराएंगे तो मुद्रास्फीति भी हमारा 1% से नीचे जाएगा। तो देखिए अभी जो पिछले वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष में रहा था 5.6%, हालांकि जो हमारा ये राजकोषीय घाटा रहा था। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है इस पे भी इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे जो हमारा टारगेट है 4.9% का है। मुद्रास्फीति को भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, और यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो 1% की मुद्रास्फीति में बड़ी गिरावट आएगी। और यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे जिसमें कहा गया है कि जो हमारा जीडीपी का 1.5% हमारा बचत होगा, और जो 4.5 लाख करोड़ रुपया के बराबर है, और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आधा है ये, और शिक्षा पे खर्च होने का 1/3 के बराबर है। तो ये हमें जो है इकोनॉमिक फायदे इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में एक देश एक चुनाव का इतिहास क्या रहा है, तो पहली बार जो है 1971 के आम चुनाव के साथ नहीं हुए विधानसभा के चुनाव। पहली बार 1971 मतलब साथ साथ चल रहा था चुनाव। जैसे भारत के पहले जो 4 आम चुनाव हैं 1951, 57, 62 और 67, इस दौरान मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ अपने राज्यों की विधानसभा के भी वोट डाले थे। लेकिन 1971 जो था पहली बार जो था 1951-52 के बाद 1971 जो था, इस समय से जो है विधानसभा चुनाव साथ साथ नहीं हो पाए थे। बाद में नए राज्य बने, कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया। 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया। इससे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई। 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। तो 1983 में चुनाव आयोग ने बोला था अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए। 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक देश एक चुनाव का उल्लेख किया गया, 1999। फिर 2018 में भी विधि आयोग ने दोबारा ऐसा बात कहा। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बार बार एक देश एक चुनाव की बात की। एक देश एक चुनाव के समर्थकों का कहना है कि इस देश में हर दूसरे माह कहीं ना कहीं चुनाव नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहीं हरियाणा के मतदाता विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में मतदान करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड वाले भी अगले कुछ महीने में मतदान करेंगे। तो आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इसका एक देश एक चुनाव का क्या इतिहास रहा, जो 67 बीपीएससी था उसमें एक देश एक चुनाव को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। और यदि इस तरह के फैक्ट्स आपके पास है तो आपका आंसर बहुत ही शानदार होगा। आप पूरा चीज़ लिखेंगे, उसके पक्ष विपक्ष को लिखेंगे, और इसका क्या इतिहास रहा है इसके बारे में लिखेंगे, और इसके संदर्भ में क्या क्या समितियाँ बनाई गई थी और कौन कौन से आयोग ने इसकी रिपोर्ट दी थी, क्या क्या सुझाव आए थे, इन सारी चीज़ों को यदि हम लिखते हैं तो एक हमारा समग्र आंसर राइटिंग तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक देश एक चुनाव संबंधी इतिहास को हमने देख लिया। इसमें देखा 51-52 से शुरू हुआ, 71 में समाप्त हो गया था, 68-69 में विधानसभा कुछ जगह भंग हुई थी। उसके बाद क्या है कि अन्य जो पार्टियां आने लगी थी राज्यों में, तो इसके कारण भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर आई थी, और फिर कुछ राज्यों की विधानसभा 1968-69 में भंग कर दी गई थी। चुनाव आयोग 1983 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी ऐसा सुझाव दिया था। 1999 विधि आयोग और 2018 में विधि आयोग ने फिर से ऐसा समर्थन दिया। मोदी सरकार बार बार इसके पक्ष में खड़ी रही है। ठीक है, अगला देखते हैं एक देश एक चुनाव पर जो समितियां थी उसके क्या क्या अहम सिफारिश रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव की योजना को देश में 2 चरणों में लागू किया जाए।
पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाए, दूसरे चरण में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराया जाए, लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के भीतर ही कराया जाए। तो देखिए, जो समिति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी, उनकी क्या सिफारिशें हैं, तो उसमें कहा गया है कि एक देश एक चुनाव की जो योजना है उसको 2 चरण में लागू किया जाए। पहला चरण में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हो और दूसरा चरण में नगर निकाय और पंचायत का इलेक्शन कराया जाए, लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के, लेकिन जो निकायों का, स्थानीय निकायों का जो चुनाव हो पंचायतों का, वो लोकसभा विधानसभा का एक साथ जो चुनाव होगा उसके 100 दिन के भीतर ही ये चुनाव करा लिए जाए। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तिथि में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। देखिए, कहा गया है कि मान लिया 2029 से कोई इलेक्शन शुरू होता, 2029 में एक साथ चुनाव होते हैं, इसका कार्यकाल रहेगा 2034 तक। ये हमने पहले भी चर्चा किया था। मान लिया कोई सरकार त्रिशंकु बन गई या फिर सरकारें गिर गई, कोई सरकार मान लिया 2030 में गिर जाती है, 32 में गिर जाती है, तो उसका कार्यकाल जो है शेष अवधि के लिए रहेगा, अर्थात 2034 तक ही रहेगा, ताकि फिर जो 2034 में है एक साथ सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जा सके। ठीक है, तो शेष अवधि के लिए अब जो भी चुनाव होंगे वो होंगे, मध्यावधि चुनाव भी होंगे तो शेष अवधि के लिए होंगे। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो जो नया विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिए कराया जाएगा, वही बात यहाँ पे कहा गया है। सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार किया जाए। अभी लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग, नगरीय निकाय पंचायत के लिए अलग अलग मतदाता सूची होती है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की है, और जो समिति है उसने 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। तो 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिश कही गई है जिसमें अधिकांश में राज्य विधानसभा के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की जरूरत होगी। तो आधे राज्यों में तो ये जो गवर्नमेंट है, आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, तो यहाँ तो पारित हो ही जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ चीजें 1/2 को लेकर है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो एक 1 कंट्री 1 इलेक्शन का जो पूरा पक्ष विपक्ष और जो भी सारी चीज़ें थे, इतिहास, इसका जो हिस्ट्री रहा और इसमें समिति की क्या क्या सिफारिशें रही, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अगला जो न्यूज़ होगा हमारा वो ये है कि अंतरिक्ष में जो है 2028 तक भारत जो है अपना पहला स्टेशन स्थापित कर देगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है और जल्द ही अंतरिक्ष से जुड़े अपने 4 और मिशनों को अंजाम देगा। 4 और मिशन जो है इसके इसरो के पेंडिंग है। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है जो दिसंबर 28 तक स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही जो है भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में 2 स्टेशन है। पहला स्टेशन अमेरिका, रशिया, यूरोपीय देशों के सहयोग से स्थापित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं, और दूसरा स्टेशन चीन का है। मोदी की अगुवाई में बुधवार को जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 4 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है। इनमें सबसे पहला जो है अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना है, दूसरा है गगनयान फॉलो ऑन मिशन शामिल है। इस पर कुल 20,193 करोड़ रुपये खर्च होगा। कैबिनेट इसके साथ चंद्रयान 4 मिशन को भी सहमति दे दी है। तो चंद्रयान मिशन को भी सहमति मिल गया है, जो न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से कुछ चीजें लेकर सुरक्षित भी लौटेगा। मिशन को अगले 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अगले 3 साल में ये चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चंद्रयान 3 के बाद यह उस दिशा में एक बड़ा अभियान होगा। इस पर कुल 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने अंतरिक्ष से जुड़े अन्य मिशनों को भी मंजूरी दी है। इसमें वीनस अर्थात शुक्र ऑर्बिटर मिशन शामिल है। तो एक तो एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है हमारा अपना, दूसरा चंद्रयान 4 को मंजूरी मिल गया है, तीसरा है वीनस। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन भी है जिनमें अंतरिक्ष यान वीनस की कक्षा में भेजा जाएगा, अर्थात शुक्र की कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, और यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होगा। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन के लिए अगले जो चरण एक लॉन्चिंग व्हीकल तैयार करने की भी मंजूरी दी गई है, और अगले चरण में लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जाएगा। इस पर करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसे अगले 96 महीना में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। आने वाले दिनों में इस नए लॉन्चिंग व्हीकल से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में आसानी होगी। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ही किया था। तो ये अंतरिक्ष को लेकर के था यहाँ पे चीजें। और इस यहाँ पे क्या कहा गया है, अंतरिक्ष में 2 स्टेशन स्थापित है, हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। और यह अमेरिका रशिया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है पृथ्वी से, और 1998 में लॉन्च किया गया था इसको, और अंतरिक्ष में भेजा गया। यह सबसे बड़ा ढांचा है। मौजूदा समय में यहाँ कई देशों के अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। और दूसरा जो है 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, चाइना का, 2022 में भेजा गया है। तो भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2028 तक। और जो टोटल परियोजना है इसमें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक इस पर खर्च होगा। इसके अलावा जो है अन्य परियोजना चंद्रयान 4 है, वीनस ऑर्बिटर है, और न्यू लॉन्चिंग व्हीकल है। इस तीनों को भी मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से टोटल 4 जो है परियोजनाएं आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं।
ये जो हमने अभी अंतरिक्ष का जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया है, बीपीएससी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं हमें कलेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने जो है सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। कहा है कि परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव होने से समझौते की समीक्षा जरूरी है। कई सारी परिस्थितियां बदली है, तो इसके लिए अब समीक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा नदियों के जल वितरण पर सहयोग के लिए 1960 में हुई थी यह संधि, ये यहाँ पे बताया गया है। तो भारत सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। तो भारत जो है सिंधु जल की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। अब बताया कि परिस्थिति में मूलभूत और अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं, जिससे इस समझौते का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, और यह 30 अगस्त को मिला है। और जल समझौते के अनुच्छेद 12(3) के तहत भेजा गया है इसको, इस नोटिस को, एक नोटिस भेजा गया है 12(3) के तहत। 9 वर्ष तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि का मकसद दोनों देशों के बीच बहने वाली विभिन्न नदियों के जल वितरण पर सहयोग और जानकारी का आदान प्रदान करना। भारत ने इस नोटिस में परिस्थितियों में आई मूलभूत और अप्रत्याशित बदलावों का जिक्र किया है, जैसे जनसंख्या परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे, स्वच्छ ऊर्जा के विकास की जरूरत है। ऐसे सारे मुद्दे जो हैं 1960 से लेकर काफी बदल चुके हैं। इसके अलावा भारत ने सीमा पर आतंकवाद के प्रभाव को भी समीक्षा का एक कारण बताया है। सूत्रों ने कहा इस संबंध में विश्व बैंक ने एक ही मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञों और आर्बिट्रेशन कोर्ट दोनों को एक साथ सक्रिय किया है, लेकिन भारत का कहना है कि विवाद को हल करने के लिए एक ही समय 2 प्रक्रियाओं का उपयोग करना सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। भारत जो है तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान पर जोर दे रहा है, साथ ही सरकारों के स्तर पर वार्ता शुरू करने का भी आह्वान किया है। तो ये हमारा सिंधु जल संधि को लेकर के यहाँ पे एक न्यूज था। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चों को बर्थडे में दें एनपीएस वात्सल्य। तो एनपीएस वात्सल्य जो है इसका अभी हमने चर्चा किया था पहले जो ट्यूटोरियल थे उसमें। तो एनपीएस वात्सल्य को यहाँ पे लागू कर दिया गया है। नागरिकों को पेंशन, इसमें कहा गया है कि आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती है। नवजात से लेकर 18 साल से कम उम्र के बच्चे जुड़ सकेंगे इस योजना के साथ। स्कीम के पैसे इक्विटी और डेट फंड में लगाए जाएंगे। तो बच्चों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना माता पिता अभी से बना सकते हैं। और इस सोच को ध्यान में रखकर पेंशन निधि विनियामक और प्राधिकरण पीएफआरडीए की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम लाया है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की और बोल रहे हैं कि बर्थडे में एनपीएस वात्सल्य स्कीम बच्चों को उपहार दें। कहा इस प्रकार की जो सुविधा पहले होती थी, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती। ये भी अच्छी बात है, सभी वरिष्ठ नागरिकों को आज पेंशन मिल रहा होता यदि ऐसा सुविधा पहले होता तो। अब हर माता पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत सालाना मात्र 1000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 साल से पहले ही खाता समान एनपीएस खाते में बदल जाएगा और इस एनपीएस फंड का फायदा उस बच्चे को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अच्छा, ये 60 साल की उम्र के बाद मतलब ये पूरा जीवन भर के लिए एक तरह से है, और 18 वर्ष के बाद वो है सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा। एनपीएस खाते की तरह ही वात्सल्य के पैसे इक्विटी और डेट फंड में लगाए जाएंगे। अभी देश की 31% आबादी 18 साल से कम उम्र वर्ग की है। तो ये देखिए 31% आबादी जो है 18 साल से कम उम्र की है। ये हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश आप पढ़ते होंगे, तो उसमें जो हमारा कार्यशील जनसंख्या है वो लगभग अभी 50% से ऊपर है। ये हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश है। इसी में यदि देखें अभी जो है 18 साल से कम उम्र की जो आबादी है 31% ही है। तो ये 18 साल के बाद चीज़ें काफ़ी बदल जाएगी। ठीक है, तो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो इसको कौन लागू करता है? जैसे पीएफआरडी के साथ पंजीकृत पेंशन फंड इसने लागू किया है। इससे 18 वर्ष की कम उम्र के प्राप्त समान एनपीएस में स्थानांतरण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया पीएम वात्सल्य। अब कहा जा रहा है कि भारत और म्यांमार की पूरी सीमा पर बाढ़ लगेगी। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटी है भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा। तो मणिपुर से जो लगा जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है? म्यांमार से जो लगा हमारा स्टेट है वो क्या है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यदि आप आएंगे भारत के मैप में, जैसे कुछ इस तरह से हमारा भारत का मैप है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ये जो है हमारा म्यांमार इस तरह से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है टोटल। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत 7 और हवाई अड्डे पर जल्द ही शुरू होगी तीव्र आवर्जन निकासी प्रक्रिया और साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए वन स्टॉप समन्वय पोर्टल लागू किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखते हैं क्या है। तो हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ की तस्करी होती है। भारत म्यांमार की सीमा पर 1643 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ लगाई जाएगी। यहाँ पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है सैद्धांतिक रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दिया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के 30 किलोमीटर हिस्से में बाढ़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने इसे मणिपुर में जातीय हिंसा का मूल कारण बताया। ये कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। हम लगातार ही मणिपुर हिंसा के ऊपर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि कुकी चीन जो है उनका जो है अवैध माइग्रेशन होता है मणिपुर में, और जो हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है। तो जो अब उन्होंने ये भी कहा था, कल अमित शाह ने यह भी कहा था कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको उग्रवादी हिंसा नहीं करके बल्कि उनको नस्लीय हिंसा कहा जाना चाहिए और जातीय हिंसा या नस्लीय हिंसा उसको कहा जाना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है
जातीय हिंसा का मूल जो हिंसा हो रही है वो जातीय हिंसा का मूल कारण है। और मोरहो के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले पूरा हो चुका है और मणिपुर के अन्य हिस्सों में लगा दिया जाएगा। तो हमने स्टेट देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। केंद्र सरकार पहले ही भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म कर चुकी है। यहाँ पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था थी पहले, FMR था, वो समाप्त हो चुका है। जो सीमा करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता था। तो गृह मंत्रालय ने बताया कि पूर्व सत्यापित भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए 7 और हवाई अड्डे पर जल्द ही आवेदन निकासी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसमें मुंबई चेन्नई ये सब है। अगला है न्यू, इसी में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर जून में ही लॉन्च किया जा चुका है। तो ये आवेदन को लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय का एक न्यूज है। इसमें कहा जा रहा है कि जो OCI हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और भारतीय नागरिकों जो कार्ड धारक है उनको 7 और हवाई अड्डे पर जल्द ही तीव्र आवेदन निकासी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उनके लिए। और ऐसा जो है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है दिल्ली के IGI पर काफी पहले लॉन्च हो चुका है जून में। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधों पर देशव्यापी अंकुश लगाने के लिए सरकार जो है राज्य पुलिस बलों के बीच डाटा साझा करने के लिए वन स्टॉप पोर्टल समन्वय स्थापित कर रही है। ये बहुत अच्छा रहेगा, वन स्टॉप पोर्टल समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अगला है, जैसे भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद से अब तक देश भर में इसके तहत 5.56 लाख से अधिक FIR दर्ज हो चुके हैं। नए आपराधिक कानून के सुचारू क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से साक्ष्यों को पकड़ने, संग्रहित करने और इस साक्ष्य सहित कई मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किए हैं। एक अन्य मुद्दे पर बताया गया कि मोदी सरकार ने आपदा राहत के लिए राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है। आपदा राहत के लिए 12,554 करोड़ रुपये। तो इसमें 3-4 न्यूज एक साथ शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। सरकार जो है किसानों के लिए खजाना खुली है और इस पर PM आशा को कंटिन्यू रखने का प्रयास किया गया है। किसानों के लिए 24,475 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दिया गया है। तो किसानों के हित के संदर्भ में देखें तो PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको PM आशा बोलते हैं, इसको जारी रखा जाएगा। और साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरक पर सब्सिडी दी जाएगी और दोनों योजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे किसान को राहत मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के साथ उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास के तहत PM आशा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इससे मूल्य को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इन पैसों को किसी फसल के ज्यादा उत्पादन के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव को थामने के लिए भंडारण पर खर्च किया जाएगा। इस मद में 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपये होगा। विपरीत स्थितियों में किसान एवं उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूल्य समर्थन योजना PSS मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF योजनाओं को PM आशा में संयोजित किया गया है। ये बहुत बढ़िया है। तो मूल्य समर्थन योजना जो है प्राइस सपोर्ट योजना या प्राइस सपोर्ट स्कीम बोलते हैं इसको, PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम, और मूल्य स्थिरीकरण कोष प्राइस सपोर्ट फंड, इसको जो है PM आशा के साथ ही शामिल कर लिया गया है। तो मूल्य समर्थन योजना के तहत MSP पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपड़ा की खरीद राष्ट्रीय उत्पादन का 25% होगा। तो PSS के तहत जैसे मूल्य समर्थन योजना है, मूल्य समर्थन योजना PSS, इसके तहत क्या है कि जो दलहन और तिलहन है इसका जो राष्ट्रीय उत्पादन का 25% इसके तहत खरीद किया जाएगा, जिससे राज्यों को लाभकारी मूल्य दिलाने और संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए किसानों से MSP पर इन फसलों की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी। इस योजना में क्या होता है PSS में, जैसे MSP का जो रेट है उस रेट पे यदि किसान नहीं बेच पाया है तो जो जिस मूल्य पर बेचा गया है बाकी जो गैप होगा MSP प्लस उस मूल्य का जिस पे बेचा गया उस गैप की भरपाई सरकार करेगी PSS फंड के माध्यम से, PSF फंड के माध्यम से। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो PSS क्या है, एक तरह से मूल्य स्थिरीकरण योजना है और उसके लिए एक फंड का भी निर्माण किया गया है। तो इससे क्या है कि जो राज्यों को लाभकारी मूल्य दिलाने और संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए जो किसानों से MSP पर इन फसलों की अधिक खरीद कराने में मदद मिलेगी। हालांकि 2024-25 के लिए तुअर, उड़द और मसूर के मामलों में यह सीमा लागू नहीं होगी, क्योंकि इन दालों को MSP पर 100% खरीदारी करने में सरकार ने पहले ले लिया है। तो इन दालों की जो MSP है उस पर 100% की खरीदारी कर रही है सरकार खुद ही, तुअर, उड़द और मसूर पे 2024-25 के लिए। तो हो सकता है ये अगले साल से लागू हो। ठीक है, अगला देखते हैं। आदिवासियों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दिया गया है। तो जनजातीय समुदाय के लिए समग्र विकास के लिए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जो है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दिया है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है और योजना पर कुल 79,156 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 56 और ये राज्य का 22 होगा। योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों का समग्र विकास किया जाएगा, जिसमें देश भर के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को कवर किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिचुएशन मोड तक ले जाया जाएगा। इस योजना से 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। देश भर में 2740 ब्लॉकों में यह योजना लागू होगी। इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचा,
स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतर को खत्म करके जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समुदाय का सतत विकास सुनिश्चित करना है। तो जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों के विकास संबंधी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी और झारखंड में पूछे जा चुके हैं। उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जनजातीय जो यह योजना आया है उन्नत ग्राम अभियान, तो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत जो भी खर्च किए जा रहे हैं 79,000 करोड़ रुपये, और जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके जो सामाजिक बुनियादी ढांचा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा और आजीविका के अंतर को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत क्या है कि 17 मंत्रालय 25 क्षेत्रों में काम करेंगे और आदिवासी विकास योजना की आवंटित राशि अगले 5 वर्ष में 4 उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं पर खर्च होगी। इसमें क्या होगा, उन्नत ग्राम अभियान है ना, तो ये गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा, पक्के घरों का निर्माण करेगा, आर्थिक सशक्तिकरण करेगा, जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं, पक्के घरों का निर्माण करेंगे, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, तो इनका सशक्तिकरण हो पाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय 20 लाख घरों का निर्माण करेगी। तो इस योजना के तहत जो शहरी विकास मंत्रालय है वो 20 लाख घरों का निर्माण करेगी और 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, मोबाइल, मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा उनको मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें 100 ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स, बहुत बढ़िया, ये 100 जो है ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर, आश्रम, स्कूल और हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। सिकल सेल और खून की कमी से निपटने के लिए केंद्र स्थापित करने के साथ ही कई तरह की सुविधाओं का प्रावधान है। तो सिकल सेल और खून की कमी से निपटने के लिए भी सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें खास करके जो झारखंड में आप ऐसे कम्युनिटी, वहाँ पे जनजाति कम्युनिटी हैं जो पहाड़ों पर रहती हैं, पहाड़िया जनजाति, उनको जो है स्वच्छ पेयजल का इतना अभाव होता है, वो कई किलोमीटर दूर दूर तक जाते हैं अपना पानी लाने के लिए, ना वहाँ पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आप वहाँ के कई लोगों से आप मिलोगे तो उनका जो डेली का इनकम आपको 50 रुपये बताएंगे कि 50 रुपये में किस तरह से कमा पाता हूँ या कमा पाती हूँ। कोयला चुन चुन कर वो 100 रुपया कोयला चुन चुन कर वो उसे बेचते हैं और वो 100 रुपया उनको मिल पाता है डेली का। तो आप समझ सकते हैं स्थितियाँ काफ़ी खराब है और उनका सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। और यदि इस तरह की चीज़ें होती है यहाँ पे, जिससे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, पक्के घरों का निर्माण होगा, कौशल विकास और रोजगार मिल जाएगा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन, मोबाइल, मेडिकल यूनिट, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं जब उनको मिल जाएगी तो अपने आप सारी चीज़ें बदल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स भी बनाएंगे, आश्रम खोलेंगे, स्कूल, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में ये सारी चीज़ें शामिल होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था जनजातीय विकास को लेकर के। अगला देखते हैं जो है हमारे सीडीएस जनरल चौहान, ये कह रहे हैं कि हमें जो है सैन्य तैयारियां जो है अत्यंत उच्च स्तर की होनी चाहिए हमारी, और हर तरह के युद्ध का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और युद्ध में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर इन्होंने बल दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं हर एक जगह ये चल रहा है और इसके कई बेनिफिट भी हैं, इससे उत्पन्न कई नए चैलेंजेस भी हैं। तो युद्धक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे आने वाले समय में किस तरह का यूज होगा, हमें ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, अभी इजराइल और लेबनान के बीच में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, उसमें जो टेट्रा मोबाइल बैटरी होते हैं उसमें ब्लास्ट किया गया, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल रहे हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें हर एक तरह के युद्ध के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने, सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य तैयारियां बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए और छोटे और तेज टकराव के साथ लंबी अवधि के युद्धों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। छोटे के साथ साथ लंबी युद्ध की अवधि के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में ऐसा चीज़ उन्होंने कहा। उन्होंने जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो प्रमुख स्तंभ है, जैसे ऑपरेशन की तैयारियां और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और सैन्य हार्डवेयर के परिवर्तन और स्वदेशीकरण का उन्होंने जिक्र किया इसमें। तो सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप जानते हैं अग्निवीर को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहता है, तो मुझे लगता है इस पर पॉलिटिक्स करने वाले या जो भी लोग हैं, इन्हें इसमें हर किसी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। यहाँ पे हमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की मांग की जा रही है, तो आप उसको भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। जनरल चौहान ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे हिंसक दशक में राष्ट्रों के बीच संघर्षों को रोकने के लिए बल का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यहाँ कहा गया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे हिंसक दशक में राष्ट्रों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए बल का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बढ़ती अनिश्चितता और असुरक्षा राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा रणनीति को नवीनीकृत करने और रक्षा पर खर्च बढ़ाने को प्रेरित करती है। चौहान जो है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की सुरक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा आयोजित यहाँ पे संबोधित कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है, खासकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने डाटा केंद्रित युद्ध के महत्व और युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंट्रलाइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर भी उन्होंने जोर दिया।
तो सीडीएस जो है रक्षा क्षमता विकास और रणनीतिक स्वायत्तता में भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी उन्होंने दी। तो ये डिफेंस को लेकर के यहाँ पर जो बातें सीडीएस अनिल चौहान द्वारा कही गई थी उसकी हमने यहाँ पे उल्लेख किया। ठीक है, अगला जो है कहा जा रहा है कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया है और पहाड़ों पर तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है। तो बाढ़ के चलते बिहार में विद्यालय वगैरह सब बंद हो गए हैं और परीक्षाएं स्थगित हुई है। जानते हैं बिहार जो है भारत का सबसे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, और मौसम विभाग ने अब हिमाचल और ये सब में भी वहाँ पे ये घोषणा किया है कि यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। बिहार में नदियाँ जो है उफान पे चल रही हैं और जिला प्रशासन ने जो है आरा बेगूसराय इसमें विद्यालय को बंद कर दिया है। सोन नदी में रोहतास जिला के पूर्वी बैराज ठीक है घरों में पानी घुसे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। यदि आप बीपीएससी कमेंट्स लिखोगे तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल आप करोगे। अब जैसे हम जनरली जानते हैं कि नॉर्थ जो इंडिया है खास करके जो गंगा बेल्ट है और हिमालय जो नदियाँ हैं वहाँ से बिहार में काफ़ी फ्लडिंग होती है। इसके अलावा जो फ्लडिंग होती है खास करके दक्षिण बिहार जैसे झारखंड से जो आने वाली नदियाँ होती है वहाँ से काफ़ी पानी प्राप्त होता है और यहाँ दक्षिण बिहार जो है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि झारखंड के पलामू जिला में जो है कोयल नदी आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड के पलामू नदी पे, और वहाँ पर भीम बांध है तो वहाँ से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो रिहंद और बाणसागर से भी पानी छोड़ा गया है जिससे 3 से 4 दिनों तक पानी बढ़ने की स्थिति बन सकती है। जहानाबाद जिला में एक बार फिर से फल्गु नदी उफना रही है। तो फल्गु नदी आपको जहानाबाद में भी मिल जाएगा। खगड़िया में गंगा है, बूढ़ी गंडक और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो खगड़िया में गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती ये तीनों नदी आपको मिलेगी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको प्री में बहुत रोल निभाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ से गंगा नहीं निकलती है। मान लिया आपको नहीं पता और खगड़िया ऑप्शन दिया हुआ है तो आप फंस जाएंगे। गंडक खगड़िया में देखिए आपको गंडक और बागमती भी मिल रही है। ठीक है, आपको जहानाबाद में फल्गु नदी मिल रही है। यहाँ पे कोयल नदी कहाँ मिलेगा? आपको झारखंड के पलामू में मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें और कुछ विशेष न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाय और भैंसों की 7 पुस्तकों का इतिहास बताएगी चिप। तो देखिए यहाँ पे एक चिप की बात कही गई है। तो भारत में विकसित जो है जीनोमिक चिप बताएगी गाय और भैंसों की अनुवांशिक स्थिति। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर चिप लॉन्च कर सकते हैं मोदी जी। तो कृत्रिम गर्भाधान के चलन ने स्वदेशी पशुओं की अनुवांशिकी के अत्यधिक जो अनुवांशिकी है जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके कारण उसकी अनुवांशिकी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इससे दूध की मात्रा में तो वृद्धि हुई है और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि दूध की गुणवत्ता में गिरावट आई है। भारत अब ऐसी जीनोमिक चिप डेवलप की है जो गाय भैंस की पिछली 7 पुस्तकों की अनुवांशिकी स्थिति को तुरंत बता देगी। यह चिप आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण के साथ साथ देसी नस्लों के मवेशियों के संरक्षण एवं गौपालकों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। चिप तैयार है, इसे दुग्ध दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। तो जीनोमिक चिप के जरिए किसी जीव के अनुवांशिकी इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कई विकसित राष्ट्रों ने डेयरी क्षेत्र में समृद्धि के लिए मवेशियों के अनुवांशिकी में काफ़ी सुधार किया, लेकिन उनके द्वारा तैयार चिप उनके ही पशुओं के अनुकूलन है। भारतीय पशुओं की स्थितियां भिन्न हैं, इसलिए पशुपालन मंत्रालय ने गाय भैंस की स्वदेशी और उन्नत नस्लों के चयन के लिए अपनी चिप बनाई है, जिसे गौवंश के लिए गौ चिप एवं भैंस के लिए महिष चिप नाम दिया गया है। तो कृत्रिम गर्भाधान के चलते अपने देश की जो लगभग 2/3 से ज़्यादा स्वदेशी गौवंश की पीढ़ियां हैं संकर नस्ल की हो चुकी है। अब तो देसी नस्ल की गायें बची ही नहीं। तो वैज्ञानिक तरीकों से देसी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। तो देसी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोकुल मिशन है 2014 में शुरू किया गया था। देश में पहली बार बोवाइन IVF को प्रोत्साहित किया गया, किंतु सब्सिडी के बावजूद यह तकनीक किसानों को की जेब पर भारी पड़ी। अन्य तकनीक है जैसे 6 सॉर्टेड सीमेन जो प्रति डोज 200 रुपये में उपलब्ध है। एक गाय के लिए एक बार में 3 डोज लेना पड़ता है। इसके जरिए गाय को 90% मामलों में सिर्फ बच्चियाँ पैदा होती है, किंतु इसे नस्ल का पता नहीं चल पाता। तो ये सिर्फ बच्चियाँ पैदा होती है, 90% मामलों में 3 डोज लेना पड़ता है 6 सॉर्टेड सीमेन के कारण। तो कैसे काम करेगी चिप? तो गाय की जो देसी नस्ल है जैसे गिर है, कांकरेज है, साहिवाल और ऑर्गेल का संरक्षण बड़ी चुनौती है। चिप के जरिए उच्च अनुवांशिक देसी गुणों वाले पशुओं का चयन कम उम्र में ही कर लिया जाएगा। ब्लड का ड्रॉप चिप पर डालते ही तुरंत पता चल जाएगा कि बछड़े की कौन सी नस्ल है। ब्लड स्पॉट में कुछ ज्ञात जिन के साथ कई अज्ञात जिन भी दिख जाएंगे। मत्स्य पशुपालन और जो मंत्री हैं ललन सिंह, उनके मुताबिक आमतौर पर 7 पीढ़ियों के बाद नस्ल में बड़ा बदलाव आ जाता है। यह पता चलने पर कि बच्चा या बछड़े का स्वदेशी मूल्य कितना बचा है उसका इस्तेमाल उसी के अनुरूप किया जाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो श्रेष्ठ गुणवत्ता के साढ़ के सीमेंट को उत्तम नस्ल की गाय में फर्टिलाइज करने में सर्वोत्तम नस्ल की स्वास्थ्य बच्चियाँ पैदा होगी। देखिए इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो हमें सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला साढ़ के सीमेंट को उत्तम नस्ल की गाय में फर्टिलाइज करने में हमें सर्वोत्तम नस्ल की बच्चा पैदा होगी, जिससे अधिक मात्रा में A2 लिया जा सकेगा। यह संकर नस्ल की गायों की तुलना में महंगा भी होगा, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। चिप के आंकड़ों के विश्लेषण से गाय भैंस पर दवाओं का असर एवं बीमारियों का भी पता लग सकेगा, जिससे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए A2 के बारे में लिखा हुआ है, A2 दूध के बारे में। हमने इससे पहले भी एक बार एक वीडियो में चर्चा किया था। A1 और A2 दूध होते हैं 2। तो जो देसी नस्ल की गाय होती है उसमें A1 दूध पाया जाता है और जो विदेशी नस्ल की गाय होती है उसमें A2 दूध पाया जाता है।
तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, ये जो A1 वाली दूध होती हैं ये देसी नस्ल के होते हैं, और इसमें जो है प्रोटीन का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो A2 होता है ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मतलब ये जो प्रोटीन पाचन है इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके कारण ये स्वास्थ्य और जो लीवर पेट के लिए है ये सही नहीं होता A2, जबकि A1 अच्छा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये हमारा जो था न्यूज़ के संदर्भ में सारी चीज़ें हमने देख लिया। अगला जो है वो हमारा एडिटोरियल्स होगा, और एडिटोरियल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एडिटोरियल्स में जो हमारे पास सबसे पहला एडिटोरियल्स है वो है आर्थिक सुधारों पर बने राजनीतिक सहमति। तो ये जो जीएन वाजपेयी जी है ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और एलआईसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, तो उनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। इस समय वृद्धि की जो रफ्तार है उसके आधार पर भारत जो है 2030 तक $7 ट्रिलियन की आर्थिक बनकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। कितना? 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। हाँ, $7 ट्रिलियन की आर्थिक बन जाएगी, और इस तरह से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बृहद आर्थिक स्थायित्व है ये, युवा आबादी, जनसांख्यिकीय लाभांश है हमारे पास, गतिशील एवं जीवंत लोकतंत्र। ठीक है, और तटस्थ भू राजनीतिक दृष्टिकोण जैसे पहलुओं के चलते भारत विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के पसंदीदा ठिकाने के रूप में उभरा है। इसके बावजूद निरंतर तेज वृद्धि के लिए भूमि, श्रम और कृषि के मोर्चे पर तत्काल सुधार की आवश्यकता है। भूमि, श्रम और कृषि के मोर्चे पर तत्काल सुधार की आवश्यकता है, तभी देश विश्व से 40 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। अच्छी बात यह है कि देश के कुछ राज्यों में विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा दिख रही है। इन राज्यों की सरकार निवेशकों के प्रति उदारता दिखाने में कोताही नहीं बरत रहे हैं। याद रहे कि उद्यमी अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी पूंजी और कौशल का दांव पर लगाते हैं। किसी उद्योग या इलाके में निवेश के फैसले पर पहुंचने के लिए कई पहलुओं प्रभावी होते हैं। इसमें उस इलाके तक पहुंच, अब देखिए किसी इलाके में या उद्योग में निवेश करना हो तो उसके लिए कई सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं। जैसे उस इलाकों तक पहुंच, उद्यम चलाने की लागत क्या होगी, मानव संसाधन की उपलब्धता, निवेश, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के अलावा शासन, कर व्यवस्था, नियमन, कानून का स्तर, निरंतरता जैसे बहुत सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ ही निवेश का आधार होता है। भारतीय राज्यों में आर्थिक स्तर पर कई असमानताएं दिखती है। आर्थिक स्तर पर कई असमानताएं हैं भारतीय राज्यों में। तो ये जो असमानताएं हैं यहाँ इसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो गोवा और सिक्किम जैसे राज्य जो है यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद जैसे जीएसडीपी को देखें तो यहाँ पर करीब $7,169 के साथ यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद यदि देखें तो राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक है। वहीं बिहार की जीएसडीपी को देखें $1,000 से भी नीचे है, यानी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना भी कम है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो है राज्यों के बीच असमानता है। गोवा और सिक्किम जो है राष्ट्रीय औसत का जीडीपी का 3 गुना है, वहीं बिहार जो है 3 गुना नीचे है, मतलब 1/3 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत से 3 गुना कम है। तो अप्रैल जून 2024 का शहरी युवा रोजगार स्थिति के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में पुरुषों की श्रम भागीदारी दर 32.9% है। तो बिहार में जो पुरुषों की श्रम भागीदारी की दर कितना है? 32.9%, जबकि महिलाओं की महज कितना 5.3% है। 32.9% है पुरुषों की श्रम भागीदारी और महिलाओं की है मात्र 5.3%। यह देश में श्रम भागीदारी का सबसे निचला स्तर है, जबकि महाराष्ट्र में पुरुष का है 55% और महिलाओं का है 22%। रोजगार की दर राज्यों की अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाती है। अधिक संपन्न राज्य में यह दर काफी ऊंची होती है। ऐसी विषमता बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन और सामाजिक व्याघ्रता बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय चिंता को बढ़ाती है। ये निश्चित रूप से हम देख सकते हैं किस तरह से पलायन होता है बिहार से, और सामाजिक व्याघ्रता किस तरह का है। तो राष्ट्रीय चिंता को बढ़ाती है। विषमता की यह स्थिति जो है एकाएक बनी है, बल्कि इसके पीछे तत्कालीन सरकारों का वह रवैया मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि उन्होंने उद्यमियों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं किया। शासन की गुणवत्ता, राजनीतिक अस्थिरता और कुछ मामलों में कानून और व्यवस्था की लचर स्थिति सबसे बड़े कारक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, शासन की गुणवत्ता, राजनीतिक अस्थिरता और कुछ मामलों में कानून और व्यवस्था ये इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। राज्य की आर्थिक वृद्धि के पंख लगाकर ही विषमता को दूर किया जा सकता है। अफसोस है कि भारतीय समाज जाति, नस्ल और धर्म जैसे तमाम आधारों पर विभाजित है। लोकतंत्र में लोगों के फैसले में अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे आर्थिक पहलुओं पर हावी हो जाते हैं। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है कि चुनावी सफलता के लिए मिश्रित समीकरणों को साधना पड़ता है। जीत का फॉर्मूला तैयार करने की मजबूरी में कुछ समझौते करने पड़ जाते हैं, जिससे हितों के टकराव और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में कुछ स्वयं भी जो सामाजिक संगठन है सामने आते हैं और अपने समर्थन की आड़ में कई सारे न्यारे व्यारे करते हैं। तो भारतीयों ने कहने की को तो अंग्रेजों को फूट डालो और राज्य करो वाली नीति का तिरस्कार किया, लेकिन व्यवहार में कथित सामाजिक न्याय के नाम पर परत दर परत विभाजन को और महीन करते गए। तो जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी फूट डालो और राज करो, राजनीतिक रूप से अब वो सामाजिक न्याय के नाम पर
वैसे जो चीज़ें हैं वो अभी भी की जा रही है। तो इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की दुर्वासियों का अंत ही अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी किसी, इसको बोला जाता है सकारात्मक एक्शन, है ना। तो आरक्षण को तो आरक्षण जैसी किसी व्यवस्था के मूल में होना चाहिए। इसीलिए अनुकूल नीतियों को बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाए, उन्हें लागू करने का क्या उपयुक्त तरीका हो और उसके संभावित परिणाम जैसे पहलुओं पर संसद और राज्य विधानमंडल में व्यापक विमर्श होना चाहिए। तैयार योजना को प्रभावी क्रियान्वयन और संभावित परिणामों को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाया जाना ही उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कुछ मामलों में ऊंची आर्थिक वृद्धि के अनुकूल नहीं रह गई है। विरोधी को मात देने के लिए ऐसी लुभावनी घोषणाओं का दौर चल निकला है, जिसके चलते कुछ राज्य दिवालिया होने की स्थिति में आ गए हैं। आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं। सामाजिक न्याय रेवड़ियां बांटकर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से संभव है। ठीक है, याद है कि लोक लुभावन वादे जो है वंचितों का भला करने के बजाय अक्सर नारेबाजी में सिमटकर रह जाती है और आर्थिक मुश्किलों को ही आमंत्रण देती है। वैसे भी अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि और ऑप्टिमल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सीधा संबंध है। कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि और ऑप्टिमल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सीधा संबंध है, क्योंकि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के 3 कारकों में भूमि और श्रम सुधार की बात जो रहे हैं। देखिए, भूमि, श्रम और पूंजी यदि देखें तो इसमें भूमि और जो श्रम सुधार हैं, ये इसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। भूमि और श्रम सुधारों को भावनात्मक रंग दिया जाता है और इसमें आम सहमति नहीं बन पाती है। यह भी एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमताओं के अनुरूप तेजी नहीं पकड़ पा रही है। स्थिति यह है कि चाहे जिसकी सरकार हो, विपक्ष में रहने वाला दल किसी भी सुधार का केवल विरोध करता है, न केवल विरोध करता बल्कि उसकी आड़ में भावनात्मक राग भी अलापता है। इससे वंचितों को नुकसान होता है। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारतीय मतदाता समझदार हो रहे हैं। तमाम उदाहरणों से जुड़े साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल अतिशय कल्याणवाद ही वोट देने का प्रभावी आधार नहीं बनता। गरीबी के उन्मूलन और साझा समृद्धि के युग का प्रवर्तन करने के दृष्टिकोण से राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शित करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यह केवल ऊंची आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख करने वाली आम सहमति और सुधारों से जुड़े सभी संभावित कदमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव हो सकता है। तो ये आप जो राज्यों की जो आर्थिक विषमता है उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा, और किस तरह से चुनाव लोक लुभावन वादे किस तरह से प्रभावित करते हैं और निवेश किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया है। और हमने ये भी देखा कि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे जो है उत्पादन के 3 कारक में से भूमि और श्रम जो है अब भी सुधार की बात जो रहे यहाँ पे कहीं ना कहीं जब भी भूमि सुधार की बात होती है, श्रम सुधार की बात होती है, तो यहाँ पे राजनीति आ जाता है और ये सुधार जो है इससे वंचित रह जाते हैं। इसका जो राज्यों के निवेश इस पर असर डालता है। और यहाँ पे हमने बिहार और खास करके गोवा और जो सिक्किम है उनसे हमने कंपेरिजन किया किस तरह से जो हमारा जो जीडीपी है बिहार का, जीएसडीपी, वो $1000 से भी नीचे है और राष्ट्रीय औसत से 1/3 है। राष्ट्रीय औसत से 3 गुना से भी कम है। तो यहाँ पे हमने श्रम भागीदारी को भी देखा, बिहार का वो 32.9% है, जबकि महिलाओं का मात्र 5.3% है। वहीं महाराष्ट्र से कंपेरिजन करें तो 55% है पुरुषों की श्रम भागीदारी और 22% है महिलाओं की श्रम भागीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 मतलब 33% मानकर चलिए, 33 हो गया पुरुष का बिहार में, 5.3 हो गया महिला का, और यहाँ पे 22 और 55 एक तरह से महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे देख ली है। अब अगला जो हम देखते हैं वो है जल निकासी के उपायों की अनदेखी। ठीक है, तो नदी को जोड़ा जाए ताकि एक स्थान का पानी दूसरे स्थान का जल संसाधन बन सके, ना कि ऐसे ही बहकर व्यर्थ हो जाए। अब देखिए, मानसून का सीजन है, कितना सारा पानी यूं ही व्यर्थ हो जा रहा है। हम इसके कंजर्वेशन को लेकर कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अतिवृष्टि भी हुई यहाँ पर इस बार। देश के पूर्वी तट वाले राज्य नहीं बल्कि पश्चिम तट में भी खूब बारिश हुई। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब जगह बारिश हुई। असंख्य बांधों के फाटक लबालब भरे जलाशय से पानी निकलने के लिए खोला गया, जिससे सभी बांधों के निचले हिस्से में पानी आ गया। इससे खड़ी फसलों और संपत्ति की क्षति हुई। अब ऐसी स्थिति हर दूसरे तीसरे साल पैदा होने लगी है। कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में ऐसा होता रहता है। परिणाम स्वरूप शहरी संपत्ति तथा आधारभूत ढांचे को भारी क्षति हो रही है। शहरी संपत्ति और आधारभूत ढांचे को भारी क्षति हो रही है। भारतीय किसान और खेतीहर मजदूर ग्रामीण आर्थिकी का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के चलते उनका सामना कभी सूखा, कभी बाढ़, इससे होता रहता, कभी चक्रवात से। तो ग्रामीण क्षेत्र में फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो जा रही है। जो किसान गरीबी रेखा के ऊपर आ गए थे, जल के इस कहर के कारण वो पुनः क्या है, गरीबी रेखा में चले जाते हैं। बिहार के साथ यही हो रहा है। हर साल बाढ़ आ जाता है, वो साल भर मेहनत करता है गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए, फिर बाढ़ आती है और फिर वो गरीबी रेखा में चला जाता है। तो प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना अब एक सालाना परंपरा बन गया है। किसान और कृषि मजदूरों को अस्थायी रूप से गरीबी के दायरे से बाहर निकालने के लिए नए उपाय के बारे में अब सोचना होगा। कहा जा रहा है कि किसान और कृषि जो मजदूर हैं उसको अस्थायी रूप से गरीबी के दायरे से बाहर निकालने के लिए नए उपाय सोचने होंगे। इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाना होगा। अब देखिए, ये सारा कुछ जो व्यवस्था, कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, तो ये व्यवस्था से मतलब यदि देखें मूल रूप से तो ये जल प्रबंधन को लेकर के हम जल का प्रबंधन सही से नहीं कर पा रहे हैं। हम जल को स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम उसको सूखे वाले एरिया में भेज सकें। बाढ़ क्यों आ पा रही है, हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। जल प्रबंधन यदि हम करते हैं तो इससे बाढ़ और सूखा दोनों ही स्थितियों में सुधार होगा और जो आर्थिक जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जो हर साल जो गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, फिर जो बाढ़ आता है और वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों से एक छुटकारा मिल पाएगा।
जो बिहार से माइग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें दूर होगी। ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने और अतिवृष्टि के दुष्परिणामों से बचने के लिए जल निकासी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की आवश्यकता है। तो इसके तहत क्या है, ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाना होगा और अतिवृष्टि जो होती है उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए जल निकासी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। जल निकासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके अर्बन फ्लडिंग की जो समस्या हो रही है, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा रोड जो है लबालब भर जाता है, ये अर्बन फ्लडिंग। इसमें जो इसमें जो प्लास्टिक्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक इनका जो है बहुत बड़ा रोल होता है। ये नलियों को, ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर देती हैं, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में भी सड़कें लबालब भर जाती है, क्योंकि जो जल निकासी है वो सही से नहीं हो पाता है। और इसके अलावा यदि देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास सही से नहीं हो पाया है। तो भारत जो है विश्व के 2.4% भौगोलिक भूभाग में 4% जल संसाधन की मदद से अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूरी करता है। तो हमारा जो है जल प्रतिशत विश्व का 2.4% है। जो भूगोल है, जो हमारा विश्व के क्षेत्रफल का हमारा 2.4% है, और उसमें 4% जल संसाधन हमारे पास है। उससे हम खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं की पूरी करते हैं। लेकिन अतिवृष्टि से आई बाढ़ से दलहन तिलहन जो फसल है वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। देश पहले से ही दाल और खाद्य तेल की कमी से जूझ रहा है। दरअसल पानी की अधिकता दलहन और तिलहन का दुश्मन है। 2016 है उसको अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसी दौरान भारत विश्व बाजार से दाल आयात करने के लिए मजबूर हुआ। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए भारत ने कनाडा, बर्मा, तंजानिया, मोजाम्बिक आदि देशों का जो दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसके पास भी दलहन की कमी थी, लिहाजा ऊंचे दाम पर दूसरे देश से दाल मंगाए। तभी से देश में दलहन की कीमत बहुत बढ़ गई। ऐसी स्थिति इस साल भी पैदा होने की आशंका है। आज भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है। देश के नागरिक प्रोटीन की अपनी आवश्यकता को मुख्य रूप से दाल से पूरी करते हैं। ऐसे में हमें फिर से विश्व बाजार की ओर देखना होगा। इस वर्ष आए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन कम रहने वाला है। लिहाजा आगे भी देश में दलहन और तिलहन की कमी रहने वाली है। वास्तव में दुनिया में कहीं भी इतनी अधिक दाल पैदा नहीं होता जितना होता कि वहां से आयात कर भारत अपनी मांग पूरी कर सके। दाल के आयात पर भारी खर्च और घरेलू बाजार में इसकी कमी देश की अर्थव्यवस्था के साथ लोगों के पोषण को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश में बेहतर जल निकासी का प्रबंधन हो जाए तो बरसात में हो रही जगह जगह जलमग्नता और बाढ़ पर कारगर नियंत्रण किया जा सकता है। अब जलवायु परिवर्तन है, इसके चलते तूफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, बादल का फटना, ये सब सारी घटनाएं होती रहती है। तो भूस्खलन जैसी घटनाएं भी होती है। अब जो इससे क्या है कि देशव्यापी जो दलहन तिलहन फसल की हानि के अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, सड़क, बिजली, पुल, दूरसंचार नेटवर्क आदि को भी भारी क्षति होती है। इससे बचने के लिए हमें जल्द ही कुछ दीर्घकालिक समाधान करने चाहिए। इस पर राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श करने की मांग बढ़ी है। इसके लिए सबसे पहले बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का एक वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित विभाग और मंत्रालय के सहयोग से किया जाना चाहिए। इसके विश्लेषण के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनानी चाहिए। अच्छी बात है कि जल संरक्षण के लिए इन देश में 8वें जल सप्ताह का आयोजन हो रहा है। उसमें द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जल स्रोत सीमित है और उसके सक्षम उपयोग से सभी के लिए जल आपूर्ति संभव होना चाहिए। उन्होंने कहा जल की हर बूंद बेशकीमती है और देश के प्रत्येक नागरिक से जल योद्धा के रूप में कार्य करने का आह्वान किया है। ये हमने कल भी एडिटोरियल में चर्चा किया था। इसके अनेक वैज्ञानिक अध्ययन समाज को यह बताते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपाएंगे। फलस्वरूप बड़ी संख्या में जलवायु परिवर्तन शरणार्थी सामने आएंगे। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर माइग्रेशन काफी देखने को मिलेगा। आगे जल प्रलय का प्रारूप क्या होगा यह सिर्फ प्रकृति को ही पता है। इससे निपटने के लिए भारत को एक आपदा प्रबंधन और निवारण तंत्र बनाकर रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सजेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए गांव और शहरों में जल निकासी के लिए व्यापक जल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना चाहिए कि वे भारी बारिश को भी झेल सके। साथ ही सभी नदियों को आपस में जल्द से जल्द जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्थान के बाढ़ का पानी दूसरे स्थान का संरक्षित जल संसाधन बने, न कि ऐसे ही व्यर्थ में बह जाए। इस मद से भारी निवेश करना होगा। यह भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। तो ये जो लेखक थे जल प्रौद्योगिकी केंद्र के पूर्व परियोजना निदेशक हैं। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे लेख था जल निकासी और उसके उपायों की अनदेखी को लेकर के और जल प्रबंधन को लेकर के एक्चुअली में ये लेख था और ये बहुत ही शानदार लेख था। इसमें हमें कई सारे पक्ष देखने को मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत। यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में शोध अनुदान पर जीएसटी से छूट प्रदान करने का निर्णय अनुसंधान और शैक्षणिक जगत के लिए एक अत्यंत सराहनीय पहल है। यह छूट न केवल वित्तीय बोझ को कम करेगी बल्कि शोध संस्थानों और विश्वविद्यालय को अधिक संसाधन जुटाने में भी सहायता प्रदान करेगी। तो शोध अनुदान पर जीएसटी का भार हटने से संस्थानों के आर्थिक प्रबंधन में थोड़ा राहत मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो शोध और विकास की स्थिति, गुणवत्ता और मात्रा दोनों दृष्टि से भारत में देखें तो यह एक चिंताजनक है इसकी स्थिति। और यद्यपि हाल के वर्ष में इस मामले में काफ़ी प्रगति हुआ, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का शोध पर किया जाने वाला व्यय बहुत कम है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत जो है अपना जो जीडीपी है उसका मात्र 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है और चीन जो है 2.1% खर्च करता है, हमारा 3 गुना, और अमेरिका 2.8%। वहीं दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे देश जो R&D के मामले में विश्व में अग्रणी देश हैं, वे अपनी जीडीपी का 4% से अधिक खर्च करता है। इन देशों को इसके प्रत्यक्ष लाभ भी मिले हैं। विशेषकर दक्षिण कोरिया और चीन ने
प्रतिस्पर्धा में कई पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया। तो जितने भी ये कंट्री, डेवलप कंट्री आप देख रहे हैं, R&D इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। जो खर्च का प्रतिशत है वो अपने आप में बता रहा है कि R&D में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है। आविष्कारों और नई नई खोज के पेटेंट कराने के मामले में बात करें तो 2022 में भारत विश्व में छठा पायदान पर रहा, जहां मात्र 30,000 पेटेंट हुए, जबकि इसी अवधि में अमेरिका में 3 लाख, चीन में 8 लाख पेटेंट हुए थे। ये कल परसों के हम जो एडिटोरियल थे उसमें भी हमने ये चर्चा किया था। तो भारत जो है शोध के मामले में, पेटेंट के मामले में छठा नंबर पर है, जबकि चाइना जो है नंबर 1 है और ये 8 लाख यहाँ पे पेटेंट को मंजूरी दिया गया 2022 में। जापान में 2 लाख, दक्षिण कोरिया में 1.5 लाख, इस तरह से पेटेंट को स्वीकृति मिला है। इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि भारत में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास अन्य देशों की तुलना में बेहद कमजोर है। पेटेंट की तुलना में रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। भारत में 2022 में 3 लाख से अधिक अनुसंधान और अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। 2022 में 3 लाख से अधिक अनुसंधान और रिसर्च प्रकाशित हुए हैं, जिससे यह चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका और चीन में क्रमशः 15 लाख और 9.8 लाख शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 लाख प्रकाशित किए हैं, जबकि चाइना जो है, अमेरिका और चाइना 15 और 10 लाख के आसपास प्रकाशित किया है। भारत की शोध गुणवत्ता की चर्चा में यह स्पष्ट होता है कि संख्या के लिहाज से भले ही भारत शीर्ष पर हो, लेकिन गुणवत्ता के स्तर पर यह पीछे है। भारतीय शोध क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्थापना एक ऐसे सोच के साथ की गई थी जिससे देश की तकनीकी प्रगति सुनिश्चित हो सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन आज ये संस्थान अपने मूल उद्देश्य से भटकते हुए सॉफ्टवेयर कंपनियों को सस्ते पेशेवर की आपूर्ति के केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, जितने भी IITian हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हैं और पेशेवर की तरह लगे पड़े हैं। रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, या फिर उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए नौकरशाह बन रहे हैं, तो जिनका तकनीकी नवाचार या विकास में योगदान निरंतर कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप शोध और विकास के क्षेत्र में भारत धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। यह भी सच है कि सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव ऊर्जा, जल तकनीक और परमाणु ऊर्जा में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिला है, लेकिन इस दिशा में अभी और कई बाधा है जिसको दूर करना होगा। सबसे प्रमुख बाधा है R&D के लिए पर्याप्त धन की कमी। देख लिए हम 0.7% ही खर्च कर रहे हैं, जैसा कि आंकड़ा से देख रहे हैं। भारत अपने शोध कार्य पर बहुत ही कम खर्च करता है। जब तक शोध के लिए समुचित वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा तब तक देश के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। शोध के परिणामों का प्रभावी उपयोग। तो भारत के संदर्भ में एक समस्या यह भी कि हमारे यहाँ शोध की दिशा में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और अनेक शोध कार्य केवल प्रोफेसर या अन्य शैक्षणिक पद पर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य किया जाता है। शोध किस लिए कर रहे हैं? PhD प्राप्त करने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए, तो जिनकी वास्तविक उपयोगिता बहुत कम होती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार शोध या अनुसंधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करे और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रोत्साहन योजना शुरू करे। यहाँ पर PLI स्कीम की भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो अनुसंधान और विकास में देश निवेश को बढ़ाए और संस्थानों के उद्देश्य की पुनर्व्याख्या करते हुए उन्हें नवाचार और तकनीकी विकास के प्रति पुनः प्रतिबद्ध करे। इसके साथ ही उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाए। ठीक है, इसके अलावा शोध के परिणामों का प्रभावी उपयोग हो सके, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसंधान को एक पेशेवर दर्जा मिले और इसका आर्थिक लाभ भी शोधकर्ताओं को प्राप्त हो, जिससे वे इस क्षेत्र में अस्थायी रूप से योगदान कर सकें। कहा जा सकता है कि भारत में शोध कार्य की दिशा में जो प्रगति हुई है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद कई चुनौतियों से पार पाना आवश्यक है ताकि भारत शोध और नवाचार के क्षेत्र में विश्व मंच पर अपनी पहचान को और अधिक मजबूत कर सके। सही दिशा में प्रयास किए जाएं और भारत निश्चित रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में विश्व के अग्रणी देश में शामिल हो सकता है। तो आगे की राह क्या होगी? ये है, तो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को विकसित देशों की तुलना में अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करना चाहिए। अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए धनी व्यक्तियों, निगमों और फाउंडेशन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त पोषण में काफी वृद्धि होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित निधि और अनुदान भी स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक प्रगति में योगदान देने में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच साझेदारी को सुगम बनाने से दोनों क्षेत्रों के संस्थानों तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थान वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग अनुसंधान के लिए धन, उपकरण और वास्तविक दुनिया के मुद्दे की आपूर्ति कर सकते हैं। साथ ही कर, छूट या अन्य सरकारी प्रोत्साहन इस प्रकार साझेदारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विज्ञान के लिए स्थायी वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने हेतु सरकारी एजेंसियां, नीति निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र से वित्त पोषण तंत्र को सुव्यवस्थित, क्षमता निर्माण पहल में सुधार करने और नवाचार तथा अनुसंधान उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए और आगे की राह में बहुत सारे यहाँ पे समाधान देखने को मिले हैं और कई सारे सजेशंस दिए गए हैं जिसको अपनाकर R&D को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शोध को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति। तो सरकार ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का गठन किया है। इससे उम्मीद जगी है कि शिक्षा जगत को मंत्रालयों और उद्योग के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक अनुसंधान का वित्त पोषण किया जा सकेगा। NRF को लेकर
शोध क्षेत्र में एक शीर्ष संरचना के रूप में कार्य करने की आशा की जा रही है, या वास्तव में स्वायत्त ही रहे तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। भारत की उपेक्षित विश्वविद्यालय और कॉलेज के शोधकर्ताओं को एनआरएफ एक नई फंडिंग एजेंसी मिल रही है। पिछले वर्ष में शोध के प्रति रुझान बढ़ाने का एक कारण यह भी था कि इस बीच भारत सरकार द्वारा नई शोध वृत्तियों फेलोशिप भी शुरू किया गया है, और यूजीसी के जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप को भी बढ़ाया गया है। तो पहले शोधार्थी की समझ थी कि बेरोजगारी में शोध के लिए व्यर्थ समय और धन क्यों खर्च करें, लेकिन बढ़ती फेलोशिप ने इस सोच को थोड़ा बदला है। वैसे भी सरकारी शोध संस्थानों में मानविकी आदि के क्षेत्र में शोध में ज़्यादा खर्च नहीं आता है। विज्ञान संबंधी शोध के लिए अतिरिक्त फेलोशिप और कंटीजेंसी की व्यवस्था की गई है, इसलिए अब शोध करना आर्थिक दृष्टि से आसान हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता पीएमआरएफ योजना को 650 करोड़ रुपये के व्यय के साथ शुरू किया गया है। तो पीएमआरएफ योजना भी है, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना। तो इसमें 650 करोड़ रुपया व्यय किया गया है, जो सबसे मेधावी छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन की भी हम चर्चा कर सकते हैं, जो नीति आयोग द्वारा लाया गया था। तो ग्लोबल कूलिंग प्राइज की पहल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। तो सरकार के जो स्टेप्स हैं R&D को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो ग्लोबल कूलिंग प्राइज की भी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण है, जो प्रदूषण और ऊर्जा खपत से संबंधित समस्याओं का समाधान की दिशा में कार्य करता है। तो यह पुरस्कार अभिनव और किफायती समाधान प्रस्तुत करने। ठीक है, अगला देखते हैं, जो वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए नई तकनीक विकसित कर सके। अगला कहा गया कि ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम, ये बहुत सारे जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत शिक्षा और अनुसंधान में भाग लेने का अवसर मिलता है, जो भारत के अनुसंधान विकास क्षेत्र को व्यापक रूप से सहायक होगा बनाने में। जन सामान्य में विज्ञान और शोध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अवसर योजना बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अवसर योजना की चर्चा की गई है। तो जन सामान्य में जो शोध के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अवसर योजना को जो है एक उत्कृष्ट पहल है। यह योजना शोधकर्ताओं के लेखन कौशल को निखारने और उनके शोध कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का दूरदर्शन द्वारा प्रसार भारती के साथ डीडी साइंस और इंडिया साइंस जैसे माध्यम भी इसके लिए उपयोगी है। अतः इन सभी पहलों के माध्यम से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी स्थिरता को सुदृढ़ कर रहा है, और इन प्रयासों से न केवल देश की वैज्ञानिक क्षमता का विकास होगा, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत के वैज्ञानिक छवि को भी निखारने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये बहुत ही शानदार एडिटोरियल यहाँ पर था रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के। जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो वो कैसे होगा, बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नहीं हो पाएगा। और इसके लिए सरकार को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए वो आगे की राह में हमने देखा था, और सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इसकी भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया, जिसमें एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हम चर्चा यहाँ पर किए थे। उसके अलावा फेलोशिप भी काफ़ी मिल रहा है। फेलोशिप के अलावा हमने एक चर्चा किया था ग्लोबल कूलिंग प्राइज की। इसके अलावा पीएमआरएफ की चर्चा किया है हमने। तो रिसर्च एंड अनुसंधान के लिए सरकार की जो योजनाएं यहाँ पे देख रहे हैं हम, पीएमआरएफ की चर्चा किया, ग्लोबल कूलिंग प्राइज की चर्चा किया, ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप अवार्ड है उसके लिए भी हमने चर्चा किया। यहाँ पर अवसर योजना जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, जन सामान्य के बीच में विज्ञान शोध को लेकर के अवसर योजना है, इसकी हमने चर्चा किया। इसके अलावा डीडी साइंस एंड इंडिया साइंस जैसे माध्यम जो हैं ये भी विज्ञान संचार को बढ़ावा देने में, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में, समाज में रुचि और जागरूकता बढ़ाने में ये सहायक होंगे। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अगला जो है हमारा टॉपिक, भारत दुनिया में सबसे अलग, ये सीतारमण जी का कहना है। और ये एनपीएस को लेकर यहाँ पे सारी बातें कही गई है। एनपीएस से जो है 9.5% का सालाना रिटर्न दिया है। गैर सरकारी क्षेत्रों की बात करें तो एनपीएस ने शुरुआत से ही इक्विटी क्षेत्र में 14% और कॉर्पोरेट डेट के लिए 9.1%, प्रतिभूति के लिए 8.8% का रिटर्न दिया है। तो इसमें पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसके साथ एनपीएस को भी बेहतरीन बिंदु के साथ, यूपीएस में जो है पुरानी पेंशन के साथ एनपीएस को भी बेहतरीन बिंदु को इसमें शामिल किया है। और सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन यूपीएस प्रदान करेगा। तो यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त उनके औसत वेतन का 50% के बराबर, ये तो पता ही होगा आपको, है ना, यूपीएस में क्या क्या चीजें शामिल है। तो यूपीएस में जो है भावी पीढ़ी पर भारी पेंशन बिलों का बोझ न डालकर सरकारी कर्मचारियों के साथ करदाताओं के हितों को भी संतुलित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम अन्य कई देशों से बेहतर हैं स्थिति में, भले ही उन्नत देश हों, लेकिन आज वे वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार तेजी से बढ़ रही है, और हर साल अगले कुछ वर्षों के लिए भी हम ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था का यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 23-24 में 8.2% की दर से बढ़ा, और चालू में है जो 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो ये जो है निर्मला सीतारमण का यहाँ पे न्यूज़ था इकोनॉमिक्स को लेकर के। अगला जो है रूस जो बोल रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे ब्रिक्स में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन मित्रवत संगठन है, हम इसका समर्थन करेंगे। रूस की सरकारी एजेंसी में ऐसा कहा गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2006 में। ब्राजील, रूस, भारत, चीन इसमें शामिल था, और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें 2011 में इसमें शामिल हुआ था। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो देखिए ब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट 1 जनवरी 2024 से जो नए कंट्री शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, वो कौन कौन है? मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों, और इथियोपिया। ठीक है, और दोनों सऊदी,
मिस्र जो है शामिल हुए हैं इसमें। एम हो गया मिस्र, आई हो गया ईरान, और ये आई हो गया इथोपिया, एस हो गया सऊदी अरब, ये हो गया संयुक्त अरब अमीरात। तो मिस्र जो है MIISS, मिस्र जो है शामिल हुई है कहाँ, ब्रिक्स में शामिल हो गई हैं। तो ब्रिक्स में मिस्र शामिल हो गई है, ठीक है, इस तरह से हमें याद कर लेंगे। मिस MIISS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो बदलते वैश्विक हालात है उसमें रूस के साथ नज़दीकी बढ़ाना चाहता है, और वो भी इसमें शामिल होना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टोटल जो न्यूज़ है वो हमारा कवर हो गया। एडिटोरियल्स को हमने यहाँ पे कवर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे, काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ थे, कई सारे फैक्ट्स हमें जानने को मिले। तो हम फिर कल मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा इसके साथ। थैंक यू वेरी मच।